So we were discussing the chapter number कौन सा है ये 10 फाइनेंशियल मार्केट है ना। चैप्टर नंबर भूल जाते हैं, चैप्टर के नेम तो याद ही रखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक सेबी, दैट इज द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमने कल भी डिस्कस किया था कि द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच द सेबी हैज बीन फॉर्म्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। इन्वेस्टर जो पैसा वहां पे लगा चुका है उसको प्रोटेक्ट करना, जो है उसको बचाना, कहीं वो जो कंपनीज हैं कहीं मल प्रैक्टिसेस में पड़ जाए, कहीं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स ना हो जाए, उसको बचाना जो काम है मेन सेबी का है। दिस इज द पर्पस फॉर विच मेनली द सेबी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1992, है ना। एंड इट वाज फॉर्म्ड एज पर द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक्ट। हम कल भी ये बात कर रहे थे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फॉर्म करने के लिए एक एक्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, एंड दैट एक्ट ओनली tells the powers, tells the objectives, tells the functions of that particular corporation. तो सेबी का जो एक्ट बना, दैट इज सेबी एक्ट 1992, इसमें उसके सारी पावर्स वगैरह, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह फॉर विच इट हैज बीन मेड एंड फंक्शंस वगैरह वो सब लिखे हुए हैं वहाँ पे, और ये उसकी पावर्स को डिफाइन कर देता है। मीन्स द सेबी जो है इट कांट गो बियॉन्ड दैट एक्ट, जो वहाँ मेंशन कर दिया गया उसमें ही वो काम कर सकती, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकती। इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, और इसके बाद में इसके फंक्शंस डिस्कस करने शुरू किए थे। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन इज रेगुलेटरी फंक्शन, सेकंड इज डेवलपमेंट फंक्शन, एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, है ना। रेगुलेटरी हमने डिस्कस कर लिए थे, मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स के हो गए थे। सेकंड हमने करने हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सॉरी डेवलपमेंट फंक्शंस, डेवलपमेंट कर लीजिए। डेवलपमेंट फंक्शंस मींस कैसे जो सेबी है ये कैपिटल मार्केट को या सिक्योरिटीज मार्केट को आगे डेवलप करती है, क्या स्टेप्स लेती है। लिखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, इट अंडरटेक्स अ प्रोग्राम फॉर द ट्रेनिंग ऑफ intermediaries in the security market, intermediaries in the security market। शेयर मार्केट कह लो, कैपिटल मार्केट आप बोल लो, इसको फाइनेंशियल मार्केट बोलने ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारा ही बीच में कवर हो रहा है। कि जो ब्रोकर्स वगैरह हैं, जो अंडरराइटर्स हैं, ये जो सब ब्रोकर्स हैं, ये इंटरमीडिएट्स, इनकी ट्रेनिंग के लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट करती है, ऐसे इसकी डेवलपमेंट करती है ये सिक्योरिटीज मार्केट की। सेकेंड इज इट कंडक्ट्स द research and publishes the information which is useful for all the parties, अब यहाँ all the parties कौन कौन सी हैं? Of course intermediaries are there, brokers, sub brokers are there, underwriters are there, और company, all the parties, investors, है ना। इंटरमीडिएट्स ब्रोकर्स किसके बीच में है? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ही है। तो ऑल द पार्टीज की जब हम बात करेंगे, कंपनी, इंटरमीडिएरीज एंड इन्वेस्टर्स, सबकी बात करेंगे। अगर इंटरमीडिएरीज की बात करेंगे, अंडरराइटर्स और मेनली ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ठीक है। देन इज इट हैज मेड ऑप्शनल the underwriting of new shares, made optional the underwriting of new shares। कंपनी जो नए शेयर लेके आ रही है, अंडरराइटिंग करवाना जरूरी नहीं है। कंपनी चाहे तो अपने शेयर खुद भी सेल कर सकती है, अंडरराइटिंग इज एन ऑप्शन। अगर कंपनी कहती है कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना, मैंने कमीशन देके किसी और से करवा लेना है, सो दैट आई कैन कंसंट्रेट ऑन द मेन कोर प्रोजेक्ट, कंपनी करवा भी सकती है। नेक्स्ट इज it educates the investors by providing necessary information for the working of security market, नेसेसरी इंफॉर्मेशन में इसको एजुकेट करती है इन्वेस्टर्स को
ये आजकल बड़ी ऐड आती है उनकी, म्यूचुअल फंड सही है, आती है ऐड सेबी साइट से, मतलब सेबी का ही एक स्टेप है, म्यूचुअल फंड सही है, आती है ना ऐड। आईपीएल चल रही है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सारे ही ऐड कर रहे हैं, खुद चाहे ना परचेज किए हों लेकिन ऐड तो कर रहे हैं। हम तो उनको मानते हैं ना, हमारे आइकन, हमारे आइडियल हैं वो, हम उनकी बात सुनते हैं, है ना। म्यूचुअल फंड सही है, पहले इसको ऐसे ही बोलते थे म्यूचुअल फंड सही है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू दिस साइट, अब उन्होंने साइट ही बना दी है www.mutualfundsahihai.com, ये बना दी। मीन्स सेबी जो है ये स्टेप्स ले रही है सो दैट कि कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स जो है वो एजुकेट रहें। एंड लास्ट पॉइंट हियर इज इट adopts flexible approach to develop the capital market। फ्लेक्सिबिलिटी रखती है कि एक चीज बन गई है, पहले प्रोग्राम बन गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बन ही गया है, उसमें कोई चेंजेस आएंगी एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो वो चेंजेस भी कर देते हैं। ठीक है, दीज वर द डेवलपमेंट फंक्शंस। एंड हियर लास्ट काइंड ऑफ फंक्शन जो है दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव functions. Number one, it registers the brokers and sub-brokers. Registers the brokers and sub-brokers and other players in the market. Other players in the market. Other players, other parties कह सकते हैं in the market. अंडरराइटर्स वगैरह हो गई या कोई और पार्टी बीच में जो उसको रजिस्टर करती है, क्योंकि वो रजिस्टर होगा तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कैसे उससे हम, मतलब कोई कहेगी कि हाँ मैं ब्रोकर हूँ, मैं शेयर परचेज सेल करने में हेल्प करता हूँ, है ना, अब मुझसे करवा लें, शेयर मिले ना, पैसे भी खराब जाए, टाइम भी खराब जाए सारा, तो उसको रजिस्टर करती है। उसका एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आपको मिला होगा 11th में, है ना, ऐसे ही उसका भी नंबर होता है सेबी का, जिसको मिलता है, उस नंबर से जो है वो सेबी उसको आइडेंटिफाई कर सकती है अगर वो कल को भी फ्रॉड करता है तो। नेक्स्ट इज इट चेक्स प्राइस रिगिंग, RIGGING, प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग जो है इट मींस कि अननेसेसरली शेयर्स के, सिक्योरिटीज के, अगर शेयर्स के तो नहीं है अकेला, हम ज्यादातर शेयर वर्ड यूज कर लेते हैं, अननेसेसरली सिक्योरिटी के मार्केट प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर देना अपने बेनिफिट के लिए। अब जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना शेयर मार्केट में, वो ऐसा कर सकते हैं, जिनके पास किसी कंपनी करोड़ों शेयर्स पड़े हुए हैं। अब हमारे जैसे के पास 100 नहीं शेयर होंगे, 200 होंगे, 200 नहीं होंगे, 400 500 होंगे, डिपेंड करता है उसकी शेयर की वैल्यू क्या है ना। अगर मेरे पास 10,000 लगाने को है, एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है, तो मेरे पास 1000 शेयर होंगे। अगर 1000 रुपये वैल्यू है, मेरे पास 10 शेयर लगाना, मैंने 10,000 10 नहीं लगाऊंगा, 20 लगा लूंगा, लाख लगा लूंगा, 2 लाख लगा लूंगा। बिग प्लेयर्स की बात हो रही जिनके हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ मार्केट में लगे होते हैं, दे आर इन अ पोजिशन टू चेंज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। उनके लगे ही बहुत हुए हैं, उनके पास पैसा ही बहुत है, मीन्स, है ना। हमारे जैसा बंदा शेयर परचेज करेगा, सोचेगा पहले पैसे लेके कहाँ से आने हैं भाई, शेयर तो परचेज करने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे और कितने ले लेंगे, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख के ले लेंगे। उनका इतना पैसा मार्केट में लगा हुआ है कि वो जो पर्सन्स हैं, अगर वो कहीं किसी दिन शेयर मार्केट अप हो जाए, ज्यादा डाउन हो जाए, मतलब वो हमने अमाउंट सोची नहीं होती जो उनका प्रॉफिट या लॉस होता है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर ही नहीं रहा हूँ अभी, मैं उनकी प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। शायद आप लोगों ने सुना हो पर्सन राकेश झुनझुनवाला, शायद आप में से किसी ने सुना हो, शायद नाम पहली बार सुना। नाम बंदे का राकेश झुनझुनवाला उसका नाम है, नाम बड़ा उसका, मतलब है ना, हंसे वाला है ना, नाम बड़ा अच्छा है। राकेश तो ठीक था, झुनझुन वाला बड़ा जो फनी सा नाम। जब शेयर मार्केट बढ़ती है या कम होती है ना, उसका प्रॉफिट लॉस होता है। सर क्या हुआ आज, बस 500 करोड़ का लॉस हो गया। ये फिगर्स हैं, आप सोचो कि उसका लगा कितना होगा मार्केट में। वो जब किसी कंपनी की शेयर परचेज कर लेते हैं ना, उसको देख के करोड़ लोग शेयर परचेज कर लेते हैं। तो अगर ये 2-3 हज़ार करोड़ लगा सकता है, हम या 2-3 लाख भी नहीं लगा सकते, हम 20-30 हज़ार भी नहीं लगा सकते, उसको देख के लोग लगा लेते हैं। और बंदा इतना बच के रहता है ना कि कहीं मेरे मुंह से किसी कंपनी का नाम ना निकल जाए, क्योंकि उसकी बात जो कही होगी ना हर कोई नोट करेगा। जैसे जैसे हम लाइफ में ऊपर जाते हैं ना,
हमारी कही बात नोट की जाती है। हम यहाँ जो मर्जी कह दे कोई भी नहीं सुनेगा। वो बंदा ऐसी पोजीशन में अगर उसने कुछ कह भी दिया ना, तो हर कोई उस बात को नोट करता है। नोट क्या करता है, अपनी ऑब्जर्वेशन निकालता है बीच में से कि ये अगर कह रहा है ये बात किसकी किस चीज के लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है। वो कभी कंपनी का नाम नहीं लेगा। उसकी टीवी में इंटरव्यू आए ना, इंटरव्यू पहले इंटरव्यू देता बड़ी मुश्किल से है। चैनल वाले रिपोर्ट करते हैं इंटरव्यू दे दो इंटरव्यू, उसकी इंटरव्यू साल के बाद एक बार ही आती होती है। और जब उसकी इंटरव्यू आ जाए, एक महीना तक चैनल टेलीकास्ट नहीं करते इंटरव्यू, महीना महीना तक। पहले उसको इवेंट क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं, मीटिंग इंटरव्यू एक्सक्लूसिवली बाय दिस चैनल लाइक दिस, माहौल क्रिएट कर देते हैं ताकि ज्यादा टीआरपी बढ़े, उनकी ज्यादा चैनल देखें लोग कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं। और जब उससे पूछा जाता है अच्छा आप क्या सोचते हो इंडियन इकोनॉमी में आगे अब क्या जाएगी या कौन सी कंपनी का शेयर परचेज करे, वो कभी कंपनी का नाम नहीं लेता। कभी कंपनी कहता मैंने कंपनी का नाम नहीं लिया। तो पता है उसने कंपनी का नाम ले लिया, वो तो मतलब अननेसेसरली प्राइस रिगिंग ही हो रही है देखा जाए तो, है ना। कहीं उस पर ये ना इल्जाम आ जाए कि आपने तो जहां आपने शेयर परचेज किए थे ना, आपने उस कंपनी का नाम ले दिया है और लोग इसको परचेज करे जा रहे हैं। तो कहता है लेट द पीपल डिसाइड, मैं नहीं कुछ कहूंगा। इतना सोच के बोलना पड़ता है, बिकॉज वो ऐसी पोजीशन में है, उसका एक वर्ड बोला भी ना, हर एक बंदा अपनी ऑब्जर्वेशन निकालेगा। उसने टाइटन के शेयर्स परचेज किए थे, टाइटन कंपनी पता होगा आपको, वॉचेज बनाती है मेनली, वॉचेज में है, ऑर्नामेंट्स वगैरह में। उसने 10 रुपए का शेयर परचेज किया था। उसने कहा था कि मैंने ये शेयर सेल नहीं करने जब तक ये 1000 का नहीं हो जाता। और आज वो शेयर मेरे ख्याल से 1100-1200 के आसपास होना चाहिए, मैं भी ज्यादा हूँ इससे। उसने पता नहीं सेल किए कि नहीं किए, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका आप देखो, उसका मतलब विजन देखिए आप। उसने कब 10 रुपए का शेयर लिया था, उसने कब कहा कि मैं 5 साल 10 साल के बाद मैं 1000 रुपए से कम में शेयर नहीं मैं सेल करूंगा। अब जिसने हजारों करोड़ रुपया लगा दिया हो एक कंपनी के शेयर में, और वो बैठा है आराम से, कोई बात नहीं 10 साल वेट करते हैं। अब देखो 10 साल के बाद 10 रुपए वाली चीज अगर 1000 रुपए की हो रही, किसको बुरी लग रही है? नहीं, वो बैठा है आराम से, वो हजारों करोड़ लगा के आराम से बैठा हुआ है। हम अपना 10-20 लगा के सोचते हैं कि ये कब बढ़ जाएगा कब बढ़ जाएगा, हम ये सोचते हैं, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, बड़े लोग जिसकी हम बात कर रहे थे, दे आर मोर इन्वॉल्व इन प्राइस रिगिंग। मैं यहाँ राकेश जुमला की बात नहीं कर रहा हूँ कि ही इज इन्वॉल्व, है ना। उनके पास पैसा इतना होता है कि वो अननेसेसरली शेयर की प्राइस को अप कर सकते हैं। इतना पैसा है, वो क्या कहेंगे, शेयर परचेज करो और परचेज करो और जब वो परचेज करेंगे, महंगा परचेज करेंगे, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। उसके बाद जो बीच में गलत बंदा होगा वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ गया वो सेल कर देगा, अपने आप निकल जाएगा, आप फंसे रहोगे। मैंने पता नहीं आपको बात बताई कि नहीं बताई, वो शेयर मार्केट की एग्जांपल है। एक सेठ गया एक गांव में, वो कहता वहां ना गांव में बंदर बहुत थे, मोंकीज बहुत थे। बताइए पहले बात के नहीं थे, बताइए होती तो अब नो ही कहना था, बताई भी होती तब भी नो ही कहना था ना। उस गांव में बंदर बहुत थे। सेठ गया, साथ में नौकर को ले गया, और वहां जाके ना वो मतलब करवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दी कि जो बंदर पकड़ के लेके आएगा ना उसको 50 रुपये इनाम। बंदर बंदर ही बहुत थे। लोग कहते हैं ये क्या बात है, बंदर ही पकड़ने, बंदर ही बंदर घूम रहे हैं, जितने मर्जी पकड़ो बंदर बना के दे दो उसको। उसने सेठ ने 50-50 लोग पकड़े जा रहे हैं बंदर, वो बंदर पिंजरे में कैद करे जा रहा है, लिए जा रहे पैसे दिए जा रहे हैं, बंदर लिए 50 रुपए का। अब एटलीस्ट वो मतलब वो जो चीज है वो तो सप्लाई तो लिमिटेड ही नहीं उसकी। बंदर गांव में थे, ठीक खत्म तो होने से ना, सारे बंदर कब्जे में आ गए इसके सेठ के नौकर की हेल्प से। अब सेठ कहता है मेरे को तो बंदर और चाहिए भैया, आप बंदर लेके आओ। कहते जी गांव में बंदर खत्म हो गए। कहता आप बाहर से ले आओ, मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। बंदर मैं 100 का ले रहा हूँ, आप लेके आओ। कहते ये ठीक है, वो गांव से बाहर जा रहे हैं, वहां से बंदर पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं, उनको 100 रुपये मिल रहा है। नौकर भी खुश, सेठ भी पता नहीं क्यों खुश, है ना। बंदर से है और पकड़े जा रहा है, 50-50 100 दिए जा रहे हैं, और वो चीज का जो चीज यहाँ वहां एवं घूमी जा रही है। लोग भी खुश कि ये बंदर से पकड़े हैं, 100 मिल रहा है, उसको और चाहिए। वो कहता है मैं 200 दूंगा, आप लेके आओ। और अब वो दूर दूर जाके 200 लेके आ रहे हैं, और 300 दूंगा, खत्म हो गए दूर भी, और लूंगा 300 लेके आओ, 300 में लेके आओ, वो 400 में लेके आओ, वो हो गया। लोग की लेके आ जा रहे हैं। कहता मैं 500 दूंगा। उसके बाद सेठ को ना थोड़ा काम पड़ गया, वो गांव में था। वो कहता है नौकर को बोल तू संभाल मेरी दुकानदारी, और तू ना मैंने अब 500 रुपये देने हैं बंदर के, तो कलेक्ट करना बंदर, और मैं जरा काम से जा रहा हूँ। वो चला गया पैसे वैसे लेके। तो उसके बाद नौकर बोलता है कि आप लाओ बंदर को, 500 देने को तैयार है। तो लोग कहते हैं कि ये बंदर तो मिल नहीं रहा। कहता है ऐसा करो, इसने 500 लेने हैं ना, तो मेरे से 400-400 बंदर ले, जो बंदर मेरे पास पड़े हैं ना, जो वही पकड़ के लेके आए थे,
लोग पकड़ के लेके आए थे। बंदर कहाँ थे? वो नौकर के पास ही थे। सेठ तो अकेला ही काम से गया था शहर में। कहते ऐसा कर, तू ना मेरे को ना ये 400 बंदर ले जा, तो जब सेठ आएगा उसको 500 में सेल कर देना। कहता है ये बात तो ठीक है। नौकर ने सारे बंदर 400 के बेच दिए उनको, और नौकर भी चला गया उसके बाद। कहते उसके बाद में उस गांव में सिर्फ बंदर ही थे। इसका मतलब क्या है कि जो लोग थे वो भी बंदर ही बन गए थे। कहने का मतलब ये है कि 50 रुपए वाली चीज जो उन्होंने पहले बेची थी उसको 400 में खुद खरीद के बैठ गए और वहां बंदर घूम रहे हैं। मतलब पोजीशन सेम हो गई, उनका सारा पैसा सेठ ले गया। आप सोच के देखो, दिस इज द शेयर मार्केट। जब लालच करते हैं तब। उसके बाद से स्टोरी थी ये, उसने लाइन बड़ी सी लिखी थी ये वाली। कहता उस इवेंट के बाद ना, नौकर के भी जाने के बाद उस गांव में सिर्फ बंदर थे बस। अब आप समझ लो कि बंदर कौन कौन थे। वाकई बंदर ही थे वो। बंदर तो थे, जो लोग थे बंदर ही बन गए वो भी। तो बुद्धू बना के चले गए उसको वो। वही चीज जो ऐसी वहां फिरी जा रही है उसको 50 रुपए में पहले खुद ही बेच दिया, 400 रुपए में खरीद लिया। 100 में बेचा, 400 में। मतलब अब वो एक स्केर्सिटी सी क्रिएट करके उसकी डिमांड बढ़ा के प्राइस बढ़ा गया, उसके बाद खुद ही सेल करके। दिस इज प्राइस रिगिंग। अननेसेसरली मार्केट प्राइस किसी भी शेयर का, सिक्योरिटी का इंक्रीज या डिक्रीज कर देना, प्राइस रिगिंग। ये जो अपनी सेबी है, इट चेक्स दिस। ऐसा तो नहीं कर रहा कि कोई बंदर तो नहीं बन रहा, मतलब कहने का समझ आ रही है बात? ठीक है। नेक्स्ट इज इट चेक्स fraudulent practices by the companies. It checks fraudulent practices by the companies. Next point is it has prohibited insider trading. Insider trading. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि जब जो प्रमोटर्स होते हैं, जो इनसाइडर पार्टीज होती हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन को लीक कर देती है, और लीक करके उसको जो है वो, या लीक नहीं करती हैं तो उस इंफॉर्मेशन को अपने बेनिफिट के लिए जो है वो यूज करती है। सपोज जो प्रमोटर है उसको पता है कि जो कंपनी है ना, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो वो ये बात किसी को बता दे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ना ऐसे ऐसे हो जाएगा, आप पहले इसके शेयर परचेज कर लो, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग की अंदर की बात को लीक करके ट्रेडिंग करना शेयर्स की फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। जो सेबी है, इट आल्सो प्रोहिबिट्स द इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज it undertakes several steps to educate the investors. Several steps to educate the investors. फॉर एग्जाम्पल, जब ये ऐड आती है ना, म्यूचुअल फंड सही है, या ऐसी कोई भी ऐड हो, किसी कंपनी के शेयर्स की बात हो रही हो, कोई डिबेंचर इशू करे उसकी ऐड हो रही हो, तो नीचे लिखा होता है इन्वेस्टमेंट मेड इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू रिस्क, है ना, काइंडली कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, लाइक दिस, है ना। ये उसको एजुकेट कर रही है कि पैसा लगा देना भैया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, पहले देख लेना, उसकी बैलेंस शीट पढ़ लेना, अगर आप पढ़ सकते हो, उसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेना, उसके प्रोजेक्ट देख लो, उसकी कैश फ्लो देख लेना, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। इट प्रमोट्स कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स rules and regulations. Next is it imposes penalties on the companies for misleading statements. Penalties on the companies for misleading statements. ठीक, ये थे आपके प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। और इसमें से क्वेश्चन एक डेफिनेटली आ जाना चाहिए सेबी में से, 1 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक, कहीं नहीं पता कहाँ आएगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंटली तकरीबन हर बार ये आ जाता है, तकरीबन हर बार आप मान लीजिए, है ना। और इसमें आपने एक टॉपिक आपने वो कर लिया होगा अगेन होपफुली, जो हम कल बात कर रहे थे, कौन सा था वो टॉपिक? एक डिफरेंस था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, और एक था ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, है ना, कैसे हम ट्रेड करते। जैसे हमने एक लास्ट ईयर 11th में वो किया था ना,
ऑनलाइन प्रोसेस क्या है गुड्स को परचेज सेल करने का, था ना पहले, गो टू सेलर्स वेबसाइट, फिर दिस। ऐसे ही ट्रेडिंग प्रोसीजर है कि अगर हमने शेयर्स ऑनलाइन परचेज करने हो तो क्या प्रोसेस है उसका, ये आपने खुद पढ़ना था, मैंने कल भी कहा था। इसके अलावा आपने जो और पढ़ना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स ही हैं, टॉपिक्स तो क्या है। एक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। वैसे मेरे को देखना पड़ेगा ये सिलेबस में है कि नहीं है इस साल, ये लेट मी सी, मैं देख लूँ पहले, उसके बाद ही पढ़ना है, मैं आप पढ़ लो पहले, है ना। लिख लो, आप लिख लो, मैं फिर बता दूंगा आपने वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आप टॉपिक लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। अदरवाइज ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 284 पे दिया हुआ। सेम एक पे दिया हुआ टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ OTCEI। OTCEI इट इज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE, जैसे BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे एक एक्सचेंज और है OTCEI। OTCEI इसकी एडवांटेजेस, ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 281 पे है। एक टॉपिक है आपका मार्केट सेगमेंट्स ऑफ NSE। मार्केट सेगमेंट्स ऑफ NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 280 पे है, ठीक है। एक आध टॉपिक हम कर लेते हैं अभी, और एक लिखिए टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन NSE एंड OTCEI। डिफरेंस बिटवीन NSE एंड OTCEI। ये सारी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे जो स्टॉक हैं, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, एक्सचेंज होती है ना। बड़ी कॉमनली जो है हम दो यूज करते हैं, एक है BSE और एक है NSE। BSE इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ठीक है। और एक और है OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका और NSE का डिफरेंस भी हमने करना है। जो BSE और NSE है ना, दोनों ये है लार्ज कंपनीज के लिए, है ना। जो OTCEI है ये है स्मॉल कंपनी। बेसिक डिफरेंस ये है, हम यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं NSE और OTCEI। 3 कॉलम्स बना लीजिए। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट कॉलम है ऑब्जेक्टिव। NSE में पहले लिखवा रहा हूँ, टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज, फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज। NSE में BSE में दोनों तरह की कंपनीज आ जाती हैं, और जो OTCEI है इसमें सारा कुछ जो है फॉर स्मॉल कंपनीज। सेंटेंस सेम रख के लार्ज वर्ड काट दीजिए, टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर स्मॉल कंपनीज। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल, जो बेसिस है डिफरेंस का, पेड अप कैपिटल ऑफ लिस्टेड कंपनीज। पेड अप कैपिटल ऑफ लिस्टेड कंपनी is rupees 10 crores and above. और OTCI में 3 crores and above. Here 3 crores mean 3 to 10 crores. 3 crores and above. Next is year of establishment. Year of establishment. NSE 1992 and OTCEI is 1990. 1990. And last point is securities traded. Securities traded. In NSEI, both capital market and money market.
securities are traded. Both capital market and money market securities are traded. In ODCEI only capital market securities are traded. ठीक है, ये 4 डिफरेंस है, बट स्टिल आई हैव टू सी कि ये भी आपके सिलेबस में है कि नहीं, है ना। एक बारी मेरे को याद करवाना, पॉइंट सारे ये ना मैं आपको बताऊंगा एक बारी, तो कहीं काट तो नहीं दिया। और ये पॉइंट्स हैं कहीं एनसीईआरटी में है, ये वाला देखना बेटा, जो है आपके पास एनसीईआरटी, इसमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एनएससीआई एंड ओडीसीआई। डिफरेंस है, आराम से ऐसे दिख जाएगा, एक्सप्लेनेशन में दी होगी, डिफरेंस की फॉर्म में ही दिया होगा। एक हमने पॉइंट करना है छोटा सा, 1 मार्क के वैसे वो बनता है, डीम्यूचुअलाइजेशन एंड डीमटेरियलाइजेशन। वैसे ही आपने करके आना है, मेरा आपका प्लान था ये, क्योंकि डीमटेरियलाइजेशन आपने पहले किया हुआ है, इसको हम शॉर्ट में हम डीमैट बोल देते हैं, डीमैट अकाउंट। याद है, याद है कि नहीं? शेयर स्किल जो खोलना पड़ता है, चलिए कर लेते हैं। एक है वर्ड डीमटेरियलाइजेशन, इसको हम जनरली हम शॉर्ट फॉर्म में डीमैट अकाउंट बोल देते हैं। डीमैट अकाउंट मीन्स के आपके जो शेयर्स या आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो आपके इस अकाउंट में पड़े होते हैं। आगे क्या होता था कि शेयर जब हम किसी कंपनी के परचेज करते थे तो उसकी हार्ड कॉपी जो थी वो मिलती होती है, जैसे आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं स्कूल के, ऐसे हार्ड कॉपी मिलती होती। उसके बाद जब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया तो हार्ड कॉपी किसी की नहीं मिलती, आपके अकाउंट में वो शेयर डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर आप सेल कर दो तो वहीं से वो निकल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीमैट अकाउंट। एक्चुअली इट इज डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमैट अकाउंट बोल सकते हैं। अगर आपने शेयर परचेज या सेल करने हैं तो आपको डीमैट अकाउंट बोलना पड़ता है, उसके बाद ही आपको, कहीं तो रखोगे ना आप चीज, कहाँ रखोगे, वो डीमैट अकाउंट में रखोगे आप, आपके पास पहले डीमैट अकाउंट होना चाहिए। नाउ वर्ड नेक्स्ट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन मींस कि जो ओनर है एक्सचेंज का, हम कह सकते हैं कि जो वहां पार्टिसिपेट कर रहा है वो शेयर्स को अपने नाम पे ट्रेड नहीं कर सकता, शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं कि उसका डीम्यूचुअल कर दिया गया, सो दैट कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई इंफॉर्मेशन को लीक ना करे। ओनर कोई और है, ओनर शेयर्स की ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। जो शेयर में पार्टिसिपेट करेगा वो खुद नहीं होगा, और जो जो ओनर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो ओनर नहीं होगा। ये ना हो कि कल को जो ओनर है वो खुद ही पार्टिसिपेट करे जा रहा है, अपना ही बेनिफिट को किए जा रहा है। डी म्यूचुअलाइजेशन, ओनरशिप को हमने अलग कर दिया। इसमें 2 लाइंस लिखी होंगी, एक में एनसीईआरटी मेरे को देना बेटा। सो ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये उसको हल्का सा हम पेंडिंग भी रखेंगे एक डीम्यूचुअलाइजेशन को, बिकॉज अभी एनसीईआरटी की बुक में मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं दोबारा डिटेल में चेक करूंगा इसको। एक आपको मैंने 2-4 टॉपिक्स जो हैं वो दिए हैं आपको, जो पिछले भी 2 दिए हुए थे, 2 दिन मैंने टॉपिक आज भी दिए हैं ना, उसमें आप 2-3 टर्म्स और ऐड करो, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। 2-3 टर्म्स और ऐड करो जो आपने खुद पढ़नी है पहले। वो टर्म्स हैं, एक है डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरीज, डिपॉजिट लिख के ORY, फिर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एक है डिपॉजिटरी सर्विसेज, सारे 1 मार्कर, मैक्सिमम 3 मार्कर्स, इससे ज्यादा नहीं, डिपॉजिटरी सर्विसेज, ठीक है। और एक आपका डीमैट अकाउंट था, वो हमने डिस्कस कर लिया है, डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म की बंदा शेयर्स और सिक्योरिटीज आर नॉट kept in physical form but are in dematerialized form and for that purpose we need a डीमैट अकाउंट, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। ये 1 मार्कर्स आपने डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और डिपॉजिटरी सर्विसेज ये करने हैं, ठीक है। इससे ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो नया वाला होगा वो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मार्केटिंग, वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। किसी की प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बच्चे। तनवीर
सर जो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है हम्म, जो रिवाइव करता है एंटरप्राइजेस को, हम्म। वो सेबी की ये फंक्शन का फायदा उठा सकता है कि प्राइस लीक करके वो एंटरप्राइजेस के शेयर का प्राइस बढ़ा दे और वो कंपनी रिवाइव हो जाए। BIFR, BIFR इज यस। नॉट मेंट फॉर दिस पर्पस तनवीर। BIFR का पर्पस कुछ और है। वो जो सिक यूनिट्स होते हैं उसको वो रिन्यू करता है, हम कह सकते हैं, या उसको पोजीशन में लेके आता है। इट इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ था ना इसका। यस सर। जो कंपनीज सिक यूनिट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, जो कंपनीज कंटिन्यूसली लॉस पे जा रही हैं, उसको जो है वो फाइनेंशियल हेल्प करता है, उसकी उसको रिवाइव करता है। उसका पर्पस ये है। अगर वो अगर वो शेयर्स के प्राइसेस को इफेक्ट कर रहा है BIF पर, तो वो गलती कर रहा है। शेयर्स के प्राइसेस को अननेसेसरली कोई भी इफेक्ट करेगा वो गलत ही होगा, चाहे वो BIFR क्यों ना हो। और मोर ओवर, अगर वो प्राइसेस बढ़ाने की बात कर रहा है, प्राइसेस तभी बढ़ेंगे किसी कंपनी की अगर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सिक कंपनीज के तो प्राइसेस भी नहीं बढ़ने, नहीं, उसके तो प्राइसेस भी इंक्रीज नहीं हो सकते ना। सिक जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, अगर वो ऐसा करेगा, अननेसेसरली करेगा, तो फिर वो गलत कर रहा है BIFR। अदरवाइज BIFR इज नॉट मेंट फॉर दिस। इट इज मेंट फॉर डिसाइडिंग कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसे बंद कर दिया जाए, या उसको जो है हम उसको प्रॉफिट में लेके आए, और कैसे लेके आए, क्या स्टेप्स रहेंगे, उसके फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करना उसकी, या किसी और कंपनी से उसको मर्ज कर देना, या किसी कोई और कंपनी उसको अंडरटेक कर ले, या उसको बंद कर दिया जाए। उसका पर्पस ये है बोर्ड का। ठीक है तनवीर? ओके सर। ओके सर। कोई और पॉइंट है बेटा पूछने वाला?